गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ जयमंगल यादव। पिछले लेक्चर में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग oogenesis के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं oogenesis क्या होता है। oogenesis अंडरस्टैंड। अब थोड़ा सा हम रिकैप दे देते हैं क्या है। देखिएगा, फॉलिकुलोजेनेसिस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, क्या था वो? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिक्यूल नोन एज फॉलिकुलोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे oogenesis की बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो oogenesis की क्रिया होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखते हैं कि oogenesis होता क्या है। पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्या है oogenesis? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट is known as oogenesis। क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज नोन एज oogenesis ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट क्या होती है? ओवम। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब ये चीज होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जैसे हम उसको 3 स्टेप में डिवाइड किए थे। क्या था? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। ठीक है, उसी तरह से oogenesis को भी हम डिवाइड करते हैं। उसको भी 3 फेज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा फेज है? पहला क्या है? मल्टीप्लिकेशन, फेज। सेकेंड क्या है? ग्रोथ फेज। एंड थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज। क्या है? मैच्योरेशन फेज। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं अब होता क्या है कि जो oogenesis होती है, बताए ना कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही स्टार्ट हो जाती है। और जो जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्स्ट्रागोनाइडल होता है। कहाँ, किससे होता है? एम्ब्रियो सैक से होता है। उसके बाद क्या होता है? ये माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, क्या बनता है? प्रिमार्डियल जर्म सेल्स बनती है। उसके बाद वो क्या होती है? माइग्रेट कर जाती है। किसमें? ओवरी में माइग्रेट कर जाती है। उसके बाद होता क्या है? वही जो प्रिमार्डियल जर्म सेल्स होती है, क्या हो जाता है? उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्या बना लेता है? उगोनिया बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक एक स्टेप उसके oogenesis के क्या क्या है, कैसे होता है। देखिए क्या है? प्रिमार्डियल जर्म सेल। ठीक है, क्या होगा? माइटोसिस। और क्या बनाएगा? उगोनिया। ये सब क्या है? उगोनिया। क्या बना लेगा? उगोनिया। अब उगोनिया क्या होती है?
अब देखिएगा गुनिया जो होती है उसकी तो संख्या मिलियंस में होती है, ठीक है। और एक चीज सबसे ध्यान देने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जन्म के बाद एक भी नई गुनिया नहीं बनती है। आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, क्या कि जन्म के बाद एक भी नई गुनिया नहीं बनती है, ठीक है। अब देखिए अब ये गुनिया क्या बना लेगा, क्या बनाएगा। अब क्या है, जैसे हम लोग हैं, खाएंगे पिएंगे, नरिशमेंट ज्यादा लेंगे, क्या होंगे, बड़े मोटे होंगे। एट दैट लाइक उसी तरह से क्या है, ये गुनिया क्या करती है, नरिशमेंट लेकर के क्या बना लेती है, एक बड़ी सेल बना लेती है, जिसको क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte कहते हैं। हम सिंगुलर में क्या होगा, उगोनियम होगा। हम एक को ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक बड़ी सेल बना लिया है, ये क्या है, प्राइमरी oocyte, क्या है, प्राइमरी oocyte बना लिया, ठीक है। अब ये क्या है, अब देखिएगा प्राइमरी oocyte बना लिया। अब ये प्राइमरी oocyte जो होता है क्या होता है, स्टोर होता है किसमें, फीटल कंडीशन में स्टोर रहता है। कहाँ पे स्टोर होता है, ओवरी में स्टोर होता है। उसके बाद देखिए जो प्राइमरी oocyte होता है, इसका जो डेवलपमेंट होता है ना, वो आकर के डिप्लोटीन स्टेज पर अरेस्टेड होता है। तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे प्राइमरी oocytes को क्या कहते हैं, डिप्टिएट oocyte कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होता है कहाँ पे अरेस्टेड है, डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्टेड होता है, ठीक है। अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज पर, अंडरस्टैंड, डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्टेड होता है। तो ऐसे oocyte को क्या कहते हैं, डिक्टिएट oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टिएट oocyte, अंडरस्टैंड। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है अब उसके बाद क्या होगा, अब ये स्टेज जो होती है यहाँ से यहाँ तक की, जो प्रिमार्डियल जर्म सेल से कहाँ से ये डिप्टिएट oocyte तक का जो स्टेज है, ये क्या हो जाता है, बर्थ टू पबर्टी स्टेज तक का होता है। बात समझ में आई, कहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है, कहाँ तक ये लाइफ पूरी करता है, बर्थ टू पबर्टी तक का स्टेप पूरा करता है। अब उसके बाद देखिएगा प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte में क्या होगा, अब कौन सा डिवीजन शुरू होगा, मियाटिक डिवीजन होगा। मियाटिक डिवीजन फर्स्ट कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो प्राइमरी oocyte डिवाइड करके क्या बना लेती है, सेकेंडरी oocyte, क्या बनाती है, सेकेंडरी oocyte बनाती है। अब देखिए क्या बना लिया, सेकेंडरी oocyte बना लिया। अब सेकेंडरी oocyte के साथ साथ इसमें और फॉर्मेशन किसका होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी का होता है। क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये देखिएगा जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी होती है कब रिलीज होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, कब रिलीज होती है, ओव्यूलेशन के समय रिलीज होती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और क्या होता है, या तो ये ओवरी में ही खत्म हो जाती है, फैगोसिटाइज्ड हो जाती है, नरिशमेंट के रूप में यूज हो जाती है, ठीक है। या फिर कभी कभी ये क्या करता है, ये डिवाइड होकर के दो पोलर बॉडी बना लेती है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है, अब ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी, और इसके साथ देखिएगा ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है वो क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन से ठीक पहले क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, अंडरस्टैंड।
कब कंप्लीट होता है? ओव्यूलेशन से पहले कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, सेकेंडरी oocytes थी। सेकेंडरी oocytes अब किस स्टेप पे अरेस्टेड होगी ये सेकेंडरी oocytes? मेटाफेज सेकेंड स्टेज पे। ये किस स्टेज पे अरेस्टेड होती है? अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 या सेकेंड कर लीजिए। ठीक है, ये इस पे अरेस्टेड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको क्या कहते हैं? एमपीएफ कहते हैं, मेटाफेज प्रिवेंटिंग फैक्टर। क्या होता है इसके लिए? इसको यहाँ पे रोके रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एमपीएफ। एमपीएफ का क्या नाम है? पूरा नाम इधर लिख देते हैं, इधर मेटाफेज प्रिवेंटिंग फैक्टर। बात समझ में आई? होता क्या है, ये मेटाफेज प्रिवेंटिंग फैक्टर उसको मेटाफेज स्टेज पर उसको रोके रखता है। ठीक है, अब होता क्या है, अब देखिएगा, अब क्या करेगा, जैसे ही स्पर्म इसमें इंटर करेगा तो क्या हो जाता है, ये अपना आगे का डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब क्या है, जो मियाटिक डिवीजन एक क्या था, मियाटिक डिवीजन अब अपना क्या आगे कंप्लीट करेगा? मियाटिक डिवीजन सेकेंड आगे कंप्लीट करता है, तो ये क्या बनाएगा आगे? ओवम। क्या बनेगा? ओवम। ठीक है, होता क्या है, ओवम बनेगा। ओवम या ऊटिड भी कहते हैं, एक भी बोलते हैं, ऊटिड एक भी बोलते हैं। तो ठीक है, होता क्या है, अब यहाँ पे बताए ना, अब ये देखिएगा, स्पर्म इंटर करता है तो क्या हो जाता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है आगे उसको डिवीजन कंप्लीट करने के लिए। और तब क्या होता है कि एक एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर रिलीज होता है और वो क्या काम करवाता है, उसके बाद क्या काम करता है, वो आगे का डिवीजन कंप्लीट कर लेता है और फिर क्या है, सेकेंडरी oocytes ओवम बन जाती है। ठीक है, और होता क्या है, अब पूछ लिया क्वेश्चन कि मियाटिक डिवीजन सेकेंड कब कंप्लीट होता है, ये तो आपका हो गया था, ये क्या था, और यहाँ पे ये जो प्राइमरी oocyte होती है उसमें वो 2n होती है, डाइप्लॉइड होती है, सेकेंडरी oocytes हैप्लॉइड होती है, क्योंकि रिडक्शनल जो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन होता है वो कैसा होता है, रिडक्शनल होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसको हम शो कर देते हैं, क्या है, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन कैसा होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, रिडक्शनल। कैसा होता है, रिडक्शनल होता है। और ये सेकेंड मियाटिक डिवीजन कैसा होता है, सेकेंड मियाटिक डिवीजन है, कैसा होता है, सेकेंड मियाटिक डिवीजन कर देते हैं, सेकेंड मियाटिक डिवीजन है। सेकेंड मियाटिक डिवीजन कैसा होता है, माइटोटिकली होता है। ठीक है, अब देखिएगा, बता रहे थे कि अब क्या है, स्पर्म इंटर करता था तो क्या हो जाता था, आगे इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता था ना, तो क्या है, डिवाइड करके डिवीजन होता था कंप्लीट, तो क्या बनता था, ओवम। उसके बाद होता क्या है, अभी क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंड मियाटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है। जैसे बताया था कि फर्स्ट मियाटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता था, प्रायर टू ओव्यूलेशन। ठीक है, सेकेंड मियाटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, आफ्टर स्पर्म एंट्री। ठीक है, आफ्टर स्पर्म एंट्री के बाद होता है। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज, अब ये होता क्या है कि ये जो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte होती है ना, ठीक है, वहां पे वो क्या होगा, ओव्यूलेशन के पहले, अब जब ओव्यूलेशन होता था तो वो किस स्टेज पे, वो सेकेंडरी किस स्टेज पे रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte पर ना। अब होता क्या है, जैसे ही ये अपना स्टेप कंप्लीट करेगा,
क्या हो जाता है, जो मेरी स्पर्म का न्यूक्लियस होता है और किसका सेकेंडरी oocytes का, ये क्या करते हैं, सामने आते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, और जाइगोट बन जाता है। इसके आगे अगर हम वो करेंगे तब क्या होगा, जाइगोट बना लेगा, फर्टिलाइजेशन होगा ना। मान लीजिए इधर से स्पर्म है, आता है, ठीक है, इंटर करेगा ना, इंटर करेगा, इंटर नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है इसमें, यहीं पे इंटर कर जाएगा ये सेकेंडरी, चलिए यहाँ इसमें दिखा दें, इंटर करता है और क्या करता है, वही फर्टिलाइजेशन होगा। ओवम में तो इंटर करेगा नहीं, करेगा सेकेंडरी oocytes में ही, ठीक है। चलिए हम यही दिखा देते, नहीं आप लोग कंफ्यूजन करेंगे कि अरे कहाँ घुस गए, ठीक है। और फिर क्या बना लेता है, ओवम, ठीक है, स्पर्म है। होता क्या है, अब देखिएगा यहाँ पर ये जो ह्यूमन का जो एग होता है कैसा होता है, कैसा होता है ह्यूमन का एग, एलेसिथल। एक चीज ये भी देखिएगा, एग कैसा होता है, एलेसिथल, एलेसिथल होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो ओवम होता है उसका जो सर्वाइवल टाइम होता है 48 आवर्स होता है, ठीक है। उसमें से उसके जो पहले के जो 15 घंटे होते हैं वो कैसे होते हैं, पहले के जो 15 घंटे होते हैं वो ज्यादा फर्टाइल कर, मतलब फर्टिलाइजेशन की उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है ज्यादा होती है। अब क्या है, जो 15 घंटे के बाद वाला जो होता है उसमें से जो oocyte होती है वो क्या कहलाने लगती है, राइप oocyte कहलाने लगती है। तो ये जो 15 घंटे पहले की तुलना में वो बाद वाले में राइप oocyte में क्या हो जाता है, जो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज और ध्यान देने की बात है, अब पूछ लिया कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है कि ओवरी से बाहर होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है और ओवरी से बाहर होता है। अब कब होता है, कब होता है, फर्टिलाइजेशन के समय होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन ना। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिएगा होता क्या है, अब ये जो इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, सेकेंड पोलर बॉडी भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। अच्छा, पोलर बॉडी को पोलोसाइट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलोसाइट्स। ये क्या है, बताए थे ना कि क्या पोलर बॉडी को पोलोसाइट्स भी कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज होती है, तब क्या बताएंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी ओवरी से जब ओव्यूलेशन होता है तब रिलीज होती है, ठीक है। अब पूछ लिया अगर क्वेश्चन एग्जाम में कि सेकेंड पोलर बॉडी कब रिलीज होती है, तब आप क्या बताएंगे, कब रिलीज होती है, जब सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में इंटर करता है, अरे पहुंचता है और उसमें स्पर्म इंटर करता है, तब क्या होती है, तब सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है। अब देखिएगा अब क्या है, ओवम बना था ना। अब देखिएगा क्या था, एक उगोनियम से क्या है, एक प्राइमरी oocyte बना, एक प्राइमरी oocyte से क्या हुआ, एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनी और एक सेकेंडरी oocyte से एक ओवम बना, ठीक है। एक चीज है, और होता क्या है, और देखिएगा जो उगोनिया थी वो कितनी संख्या थी उसकी, मिलियंस थी, कितनी होती थी, मिलियंस में,
मिलियंस में इन ईच ओवरी। ठीक है, जो भी एम्ब्रियोनिक ओवरी होती है उसमें क्या होता है, एक ओवरी में क्या होती है, मिलियंस की संख्या में होते हैं। अब क्या है, अब वो देखिए धीरे धीरे इसका क्या हो जाता है, फॉलिकुलर एट्रेसिया हो जाता है। फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या हो जाता है, डिजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। उसकी संख्या कम होती जाती है ना, होता क्या है, और लास्ट में देखिएगा ये क्या हो जाता है, मैचोग्राफियन फॉलिकल सेक बनता है, उससे एक सेकेंडरी ओसाइट्स और लास्ट में एक ओवम ही बनता है ना। अब होता क्या है, पबर्टी स्टेज पे आते आते क्या हो जाती है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उसकी संख्या कितनी हो जाती है, 60 से 80 हजार तक ही होती है। ठीक है, देखिएगा नेचर ने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि अगर देखिएगा वहां पे क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से 4 स्पर्मेटोस्पर्म बनते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही ओवम बन रहा है लास्ट में ना। और देखिएगा क्या हो जाता है, यहाँ पे अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, लेकिन जो पोलर बॉडी होती है ना उसमें न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म के कंटेंट होते हो निग्लिजिबल होते हैं, नगण्य होते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इतना क्लियर। तब हो देखिए अब उसके आगे होता क्या है, ये चीज बता रहे थे, देखिए इसकी संख्या कम होती जाती है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, कैसी प्रेगनेंसी हो जाएगी, 4 बच्चे होंगे। ठीक है, तो मिस कैरेज हो सकता है, जो कि ये ह्यूमन बींग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसलिए नेचर ने ऐसा किया होगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और है, सबसे ध्यान देने की बात है, जो मैचुरेशन डिवीजन होता है, मैचुरेशन फेज होता है, ये क्या हो जाता है, oogenesis की सबसे लंबी फेज होती है। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाती है, सबसे लंबी जो फेज होती है oogenesis की क्या होती है, मैचुरेशन फेज होता है, मैचुरेशन फेज। ठीक है, आई बात समझ में, यह क्या हो जाती है, सबसे लंबी फेज होती है। ठीक है, और देखिएगा उसके साथ साथ अब क्या है, जो एक ओव्यूलेशन होता है जनरली ह्यूमन बींग्स में कर देते हैं कि मिड ऑफ में होता है। ठीक है, साइकिल के लगभग मध्य में। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो ओव्यूलेशन होता है, और जाहिर सी बात है जो ओवम बनते हैं ना, एक फीमेल के लाइफ स्पान में कितने बनते हैं, 400 to 450 तक, कितनी तक बनते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये जो ओवम होते हैं, हाँ ओव्यूलेशन होता है कब होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे बात याद आ गया, हम बता देते हैं आपको कि ये जो ऊटिड है ना, यही ओवम या एग कहलाने लगता है। यहाँ पे अब ये नहीं था, जैसे वहां पे स्पर्मेटिड होता था, उसका मेटामार्फोसिस होता था ना, तो क्या है ऊटिड है, इसी को ओवम या एग यही कहलाने लगता है। ठीक है, यहाँ पे ओवम में मेटामार्फोसिस, अरे ऊटिड में मेटामार्फोसिस नहीं होती है, वही ऊटिड या ओवम, ऊटिड ही क्या कहलाने लगता है, ओवम या एग कहलाने लगता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और देखिए उसके साथ क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि ओव्यूलेशन काजिंग हार्मोन, ओव्यूलेशन किस हार्मोन्स के कारण होता है, तो कौन सा हार्मोन्स होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। किसके वजह से होता है, ओव्यूलेशन काजिंग हार्मोन्स कौन सा है, LH। ठीक है, क्या होता है, LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। अब देखिएगा ये जो ह्यूमन बींग्स में अगर पूछ लिया कि ह्यूमन बींग्स कैसा ओव्यूलेटर है, तो क्या है, साइक्लिक ओव्यूलेटर कहलाता है। क्यों साइक्लिक ओव्यूलेटर कहलाता है, क्योंकि जो ओव्यूलेशन होता है कब होता है, सेक्सुअल साइकिल के दौरान होता है, इसलिए क्या हो जाता है, सो इट इज नोन एज साइक्लिक ओव्यूलेटर। और इसके साथ साथ
ये चीज है। और इसको एक तरह से हम उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये जो ओव्यूलेशन होता है ना, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन भी कहते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन क्यों है? क्योंकि ये जो ह्यूमन बींग्स है ना, उसमें क्या हो जाता है कि कॉपुलेशन, जैसे खरगोश वगैरह रैबिट है, तो उसमें क्या हो जाता है कि कॉपुलेशन के दौरान ओव्यूलेशन होता है, तो उसको इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन करते हैं। कॉपुलेशन ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है, ठीक है, इसलिए उसको इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉपुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और क्या कहता है? स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन कहते हैं। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर होता है, यह स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन होता है, कर दीजिए। और जो ह्यूमन बींग्स है कैसा है? साइक्लिक ओव्यूलेटर होता है। बात समझ में आई? इतनी चीज। और देखिएगा अब क्या है, अब इसके साथ साथ अभी हम ये चीज देखते हैं कि अब ओव्यूलेशन बताए थे ना कि क्या है, मिड हाफ में होता है लगभग, मानते हैं जो साइकिल होती है। तो जैसे हम उसको थोड़ा ऐसे बताते हैं, मान लीजिए जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है, ठीक है। हम कैसे जानेंगे कि इनका ओव्यूलेशन डे कब का है, कब है, कौन सा दिन है, ठीक है। तो जैसे देखिएगा ओवरी में चेंजेस के आधार पे हम देखते हैं, तो क्या है, मान लीजिए डे ऑफ 14th है ना। अब क्या है, उससे पहले का ये जो स्टेप होता है, ये क्या है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। और उसके बाद वाला फेज क्या कहलाता है? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज ना, ल्यूटियल फेज कहलाता है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो ओव्यूलेशन का जो डे होता है ना, ये नहीं कि 14वें दिन ही होता है, ठीक है। ये क्या है, जैसे नॉर्मली मान लिया जाता है कि जिस फीमेल में साइकिल 28 डेज की होगी उसमें होगा, सब में नहीं होगा। ये ओव्यूलेशन मतलब जो ये साइकिल होती है ये वेरिएट करती है। नॉर्मली जो होता है 28 to 32 डेज का होता है, 28 से 32 दिन का होता है। किसी किसी में 3 मंथ में 90 दिनों में 2 बार साइकिल चलती है, तो उनका 45 दिन का हो गया, ठीक है। तो ये चीज है कि ये वेरिएट करता रहता है, ठीक है। अब ये चीज हम कैसे जानेंगे कि किसका ओव्यूलेशन डे कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हम करते क्या है कि ये जो ल्यूटियल फेज होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो फॉलिकुलर फेज होता है वेरिएट करता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी में क्या हो गया, 38 डेज की हो गई, 38 डेज की हो गई साइकिल, तो उसमें से क्या करेंगे, ये 14 दिन माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 24, ठीक है। अब उसका ओव्यूलेशन डे कौन सा दिन का? 24 डेज का होगा, ठीक है। अब अगर 28 है तो कितना होगा? 14 डेज का, ठीक है। हो सकता है दिखाई न दे रहा हो तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। मान लीजिए अगर इसका 28 डेज का है तो उसमें हम 40 माइनस कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, इनका 14 दिन का हो गया। तो ऐसे हम इसको करते हैं। नेक्स्ट साइकिल जब शुरू होती है जिस दिन से, उसमें से 14 दिन हम लेफ्ट कर देंगे तो हमारा ओव्यूलेशन डे पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो क्या बोलते हैं ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन का टेस्ट कैसे करेंगे कि ये कब हमारा ओव्यूलेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए भी आजकल मार्केट में किट अवेलेबल है, ठीक है। क्या है, जैसे ग्रेविडेज टेस्ट होता था, प्रेगनेंसी टेस्ट होता था, तो वहां पे क्या होता था, वहां पे HCG हार्मोन्स निकलता था ना यूरिन में। यहाँ पे क्या होता है, इसके टेस्ट को, इसके जो किट होता है उसको क्या करते हैं, OPKS
किट होता है, ठीक है, किट होता है, इसको क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन प्रिडिक्टिंग किट्स। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन प्रिडिक्टिंग किट। बात समझ में आई। अब होता क्या है, ये इसमें कैसे इसको जानेंगे कि ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पे किसका यहाँ पे क्या मिलेगा, किसका सिक्रीशन यहाँ पे शो करता है, LH का। ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वो ग्रेविडेंस टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता था वहां पे HCG हार्मोन मिलता था, यहाँ पे LH है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा इस तरह से तो ये oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और उसके बाद हमें देखते हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में कुछ वेरिएशंस हैं, ठीक है, जिसको हम बता रहे हैं आपको। ये चीज देखिएगा होता क्या है। एक क्वेश्चन और याद आ गया कि जो सर्जिकल रिमूवल होता है ओवरी का, उसको क्या कहते हैं, ओफ्रेक्टॉमी कहते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या करते हैं, ओफ्रेक्टॉमी करते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी, ठीक है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए हम जो डिफरेंस की बात करते थे, देखिएगा वहां पे क्या था, एक उगोनी, अरे क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्वेश्चन पूछ लेता था, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते थे, 2। यहाँ पे क्या है, एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बन रहा है ना, और एक ही सेकेंडरी oocyte से एक ही ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ये चीज हो गया, लेकिन वहां पे कितना होता था, 4 होता था। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक प्राइमरी oocyte है तो ठीक, अरे अगर 10 प्राइमरी oocyte है तो उससे कितने ओवम बनेंगे, कितने ओवम बनेंगे, 10 ही बनेगा, क्योंकि एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बन रही है, तो एक सेकेंडरी oocyte से एक ही ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में पूछ चुका है, ठीक है। इस तरह से oogenesis की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।